आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। दिल्ली तक पहुंची महाराष्ट्र की राजनीति। आपको बता दें कि आज सुबह प्रधानमंत्री से मुलाकात की है शरद पवार ने, और खबर जो मिल पा रही है वो ये कि मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली है। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि पिछले महीने उद्धव ठाकरे ने भी मुलाकात की थी, लेकिन आज करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई है शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये वो तस्वीर भी है जो आपको दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे भी मिले थे और आज शरद पवार और प्रधानमंत्री की ये मुलाकात, 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। और अब बात यूपी की कर लेते हैं। प्रियंका गांधी थोड़ी ही देर पहले लखीमपुर खीरी जाकर ब्लॉक प्रमुख चुनाव की पीड़िता अनीता यादव से मुलाकात कर चुकी हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन के वक्त अनीता यादव से बदसलूकी हुई थी और प्रियंका आज लखीमपुर पहुंची अनीता यादव से मुलाकात करने के लिए। 2 तस्वीरें, ये वो तस्वीर है जिस वक्त प्रियंका मुलाकात कर रही थी अनीता यादव से। जिनसे मुलाकात करने पहुंची थी प्रियंका गांधी। और अब सीधा लिए चलते हैं मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक के पास और उनके साथ हैं केशव प्रसाद मौर्य। हमारे साथ इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। प्रियंका गांधी पहुंची हैं लखीमपुर खीरी पीड़िता से मिलने। सर, प्रियंका गांधी पहुंची हैं, आपने भी देखा सुना होगा, उस महिला के साथ बदसलूकी हुई और कल उन्होंने मौन धारण किया था और आज उनसे मिलने गई हैं। आपको लगता है कि मानवीय संवेदनाओं के तहत वो गई हैं? देखिए, जहां तक श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का विषय है, यूपी में उनका दौरा एक जैसे कोई पर्यटक आता है उससे अधिक कुछ नहीं है। मिलने की जो कार्रवाई किसी से कर रही है उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। सरकार की ओर से स्पष्ट है कि हम हर माता बहन का, बेटी का सम्मान करते हैं और इस घटना के भी जो दोषी थे उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पुलिस के कई जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। कांग्रेस का जो काम करने का ढंग है उससे मैं यह मानता हूं कि वह 2022 की जमीन तैयार खोजने के लिए आई हुई है, लेकिन 2022 की जमीन कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में बची हुई कहीं दिखाई नहीं देती। रचनात्मक काम करें, लोगों की सेवा का काम करें, और ये कांग्रेस के संस्कार में नहीं है। वो तो एक राष्ट्रीय राजकुमारी की तरह आती हैं और चली जाती हैं। नहीं, लेकिन अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो अगर कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता है तो जाना उनका फर्ज बनता है। तो राजनीतिक चीजें हैं, कोई भी बड़ा नेता जाएगा। हमने कहा ना कि हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह जो लगातार 1.5 वर्षों से कोरोना संकट से प्रदेश जूझ रहा है, देश जूझ रहा है, कहीं दिखाई नहीं देती। ट्वीट करना, बयानबाजी करना और 3 दिन के लिए आना और वह भी प्रोटोकॉल के नियम का उल्लंघन करना, सूचना भी नहीं देना, अनुमति भी नहीं लेना। ठीक है, आप जाओ, आप भी एक महिला हो, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह तो जान लो कि सरकार को जो करना चाहिए उस तो कर चुकी है। जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ, जिन लोगों ने उस महिला से बदतमीजी की है, उस बदतमीजी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस प्रकार का कोई ऐसे मुद्दों को हवा देना जो कहीं से भी दूर दूर तक औचित्य नहीं प्रतीत होता है। अगर कार्रवाई हम नहीं करते तब तो मुद्दा है, हमने पुलिस को दंड न दिया होता, दोषी को दंड न दिया होता, तब मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा ही नहीं है। तो 4 दिन के लिए आई हैं प्रियंका गांधी पार्टी को मजबूत करने। आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी से कितना खतरा है? 1 नंबर 2 ये कि कोई ऐसा आपको दिखता है गठबंधन बनता हुआ आप लोगों के खिलाफ? देखिए, गठबंधन चाहे जो भी कर लें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो मुझे समझ में आता है, मैं भी राजनीति करता हूं, मैं भी प्रदेश का भ्रमण करता हूं और दिन भर लोगों से मिलता हूं, उसके हिसाब से 2017 में 7 विधायक इनके जीते हुए थे।
अब साथ में से इनके साथ में कितने हैं ये स्वयं जाने, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2017 भी दोहराने की स्थिति में कांग्रेस आज की स्थिति में है। कांग्रेस के पास केवल फोटो खिंचाने वाले हैं। जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बन रहे हैं उनके घर के वोट भी बीजेपी को मिलते हैं और फिर मिलेंगे। नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी तो एक तरीके से कैंप कर रही है, बकायदा शीला कौल का जो घर है उन्हें वहां पे अब रहेंगी, लंबे समय तक रहेंगी, तो इम्पैक्ट तो सीधे आप ही पर पड़ेगा ना, क्योंकि बीजेपी के ऑल्टरनेटिव के तौर पर पॉलिटिक्स करेंगी यहाँ। हमारे ऊपर अमेठी में जो इम्पैक्ट पड़ना था वो पड़ चुका है। उनके भाई उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेठी लोकसभा चुनाव 2019 में हार करके गए थे और कांग्रेस को वहां पर सपा और बसपा का समर्थन भी प्राप्त था, तब हार के गई। तो यही चुनाव देख रही थी। जब यह अमेठी में सपा बसपा के समर्थन के बाद भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं जिता सकी, जो इनकी परंपरागत सीट थी, तो आप इनके बारे में इतना अंदाजा लगा सकते हैं। और 5 दिन की यात्रा, कोई भी पर्यटक भी आता है, तीर्थयात्री भी आता है, 4-5 दिन तक उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे स्थान है घूम सकता है। तो ये पर्यटन की भावना से आना, ये इनके लिए मैं नहीं मानता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से फायदेमंद है। हाँ, फोटो खिंचाने की दृष्टि से, टीवी में आप सबके माध्यम से स्थान पाने की दृष्टि से, या आप भी मुझसे जो बात कर रहे हैं, मुझे तो कई बार लगता है कांग्रेस के बारे में बात करना समय आपका भी खराब होता है, मेरा भी, क्योंकि यूपी में अभी कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। चलिए, कांग्रेस के बारे में आप नहीं बात करना चाहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी से तो खतरा है कि बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी भी छोटे छोटे दलों के साथ जाने का ऐलान कर चुकी है। बहुत सारे ऐसे छोटे दल या फिर उसके बड़े नेता लगातार संपर्क में है और अखिलेश यादव ने खुलकर कहा है कि अब जो भी दूसरे दल है वो मेरे साथ आएंगे। देखिए, आप भरोसा रखिए, हम 2014, 2017, 2019 में जो विजय प्राप्त किए हैं वह विजय हम फिर से 2022 में दोहराएंगे। श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अभी जो पंचायत के चुनाव हुए, उस पंचायत के चुनाव में बड़े बड़े वो दावे कर रहे थे, लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि कौन कितने पानी में है, कौन कितनी संख्या में जीता है, इसका तो संदेश कब मिलेगा, जब चुनाव के परिणाम आएंगे। आज हमारे 62 हमारे हैं, 5 हमारे सहयोग से हैं, 67 की संख्या में इस समय जिला पंचायत हमारे अध्यक्ष हैं, लगभग 650 की संख्या में ब्लॉक प्रमुख हैं। श्री अखिलेश यादव जी किस दावे से कह रहे हैं? उस दावे से कह रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव हुआ जिसमें जनता ने डायरेक्ट वोटिंग किया, उसमें वो आपसे आगे हैं, वो आपसे जीते हैं। ख्याली पुलाव है, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई यह है कि जो जीते या तो भाजपा से जीते, या तो भाजपा के जो टिकट नहीं पाए थे, हमारे ही कार्यकर्ता थे, वो लड़ गए, वो जीते। तो हमारे ही जो हमारे थे या जो हमारे रहते हुए चुनाव लड़ गए, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी रहे बिना, वह जीते थे, उनका समर्थन मिला, इसलिए हमारे लोग जीत गए। अच्छा, प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ की, मुख्यमंत्री की मुक्तकंठ से तारीफ की है, वो चाहे वाराणसी में हो या फिर जेपी नड्डा ने भी कल कहा। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हैं तो हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा नहीं, बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की प्रशंसा है। और विश्व का सबसे बड़ा लीडर, मतलब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा कुछ भी बोला जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी बहुत जोर शोर से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों की भी सराहना की, संगठन की भी सराहना की, और 2022 की तैयारी में जुटने का आह्वान भी किया। और हम लोग 2022 में 300 से ज्यादा फिर सीटें जीतेंगे। और जो विरोधी सोचते हैं कि कोई भाजपा कहीं से उसमें दरार है, कोई कमजोरी है, तो वह उनका भ्रम है। हम सब लोग एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी को फिर धूल चटाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। हम 2022 में, हम 2024 देख रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी की दूसरी बार वापसी लाने की जिम्मेदारी देख रहे हैं। योगी जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने शानदार काम किया है और उस काम के विरुद्ध विरोधियों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने चूंकि 15 साल में दोनों मिलकर के कुछ नहीं किए हैं और हमने 5 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ, इतना किया है कि वो विकास के मुद्दे पे आना ही नहीं चाहते, विवाद के मुद्दे लेकर के आना चाहते। सारा कुछ तो हमने दिखाई दे दिया, क्या कैबिनेट विस्तार भी है कुछ ऐसा? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है, वो चाहेंगे तो विस्तार करेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, वो मेरा विषय नहीं। और एक और सवाल, अभी जेवर को लेकर के, जेवर एयरपोर्ट को लेकर के बाकायदा मुख्यमंत्री ने उस पर मीटिंग भी ली है और
आज शायद जेवर को लेकर के बातें आगे भी बढ़ी हैं, कितना आगे बढ़ चुका है? देखिए, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। ये उत्तर प्रदेश की बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है। और कोई भी विकास की परियोजना अगर प्रदेश के अंदर चल रही है और मुख्यमंत्री के नाते योगी जी उसकी समीक्षा करते हैं तो यह उनका अधिकार भी है और उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्धि भी है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा और हर प्रकार से विकास का एक मॉडल प्रदेश बनेगा। गरीब कल्याण की योजनाओं को उपलब्ध कराने वाला प्रदेश जो है, इस नाते रोजगार उपलब्ध कराने वाला, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला, माफियाओं और गुंडों को सबक सिखाने वाला ऐसा प्रदेश बनकर के खड़ा हुआ है कि हर राज्य आज यूपी से प्रेरणा लेना चाहता है और यूपी के रास्ते पर चलना चाहता है। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे केशव मौर्य, डिप्टी सीएम। साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के यहां आने का कोई राजनीतिक असर यहां नहीं पड़ेगा। शुक्रिया कुमार अभिषेक, मेरे सहयोगी बात कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य से। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। दिल्ली तक पहुंची है महाराष्ट्र की राजनीति। प्रधानमंत्री से मुलाकात की है आज शरद पवार ने और आज सुबह करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है। इससे पहले पिछले महीने उद्धव ने मुलाकात की थी। कमलेश सुतार हमारे साथ जुड़ चुके। कमलेश, क्या मायने इस मुलाकात के? कई सारे मायने हैं नवजोत। सबसे पहले आधिकारिक तौर पर जो सूत्र है एनसीपी के शरद पवार के करीबी, उनका कहना है कि जो केंद्र में नए सिरे से गठन किया गया है सहकारिता मंत्रालय का, उसके सिलसिले में ये बातचीत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही शरद पवार के कृषि और सहकारिता क्षेत्र में योगदान को सराहा है और इसलिए इस पर चर्चा थी। लेकिन इस बात को सिर्फ 1 घंटे तक ये बैठक चली है तो इसको सिर्फ इस नजरिए से नहीं देखा जा सकता, कई सारे राजनीतिक मायने भी है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि पिछले महीने उद्धव ठाकरे ने भी मुलाकात की थी प्रधानमंत्री से। हाल फिलहाल में हमने देखा कि एनसीपी के 3 दिग्गज नेता अजीत पवार, अनिल देशमुख और एकनाथ खड़से तीनों ईडी के रडार पर है। अनिल देशमुख जो पूर्व गृह मंत्री है, उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच होना शुरू हुआ है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां पिछले कुछ दिनों से रही है, उसके चलते इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। सिर्फ सहकारिता मंत्रालय को लेकर इस बैठक को नहीं देखा जा सकता, महाराष्ट्र से जुड़ी राजनीति है। जो राजनीतिक गतिविधियां रही है, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी में हमने पिछले कुछ दिनों से तनाव बढ़ते देखा, इन सारे बैकग्राउंड पर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। नजर बना रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कमलेश सुतार, मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।